क्रिप्टो करेंसी का नाम तो आपने सुना ही होगा, जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, डॉजकॉइन। पिछले कुछ सालों में दुनिया भर में क्रिप्टो करेंसी की पॉपुलैरिटी काफी बढ़ी है। खासकर बात करें युवाओं की, तो वे क्रिप्टो एसेट क्लास को लेकर काफी एक्साइटेड रहते हैं। आज इस बेहद वॉलेटाइल माने जाने वाले एसेट क्लास से जुड़े कुछ अहम नियमों को समझने की कोशिश करेंगे फाइनेंस एक्सपर्ट के जरिए। साथ ही मार्केट कैप के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन में पिछले साल आए भारी गिरावट के बाद हालिया बड़ी तेजी के पीछे की वजह भी समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिज तक। आज हमारे साथ जुड़े हैं फिन लॉ के मैनेजिंग पार्टनर एडवोकेट पीएन मिश्रा जी। आपको काफी लंबा अनुभव है फाइनेंस से जुड़े मैटर्स को हैंडल करने का। आपके पास कई क्रिप्टो एसेट्स में पैसा लगाने वाले लोग भी अपनी समस्या को लेकर आते होंगे, तो ऐसे में आज हम आपसे क्रिप्टो के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप इसके लिए सबसे बेस्ट पर्सन हो सकते हैं। सबसे पहला सवाल मेरा मिश्रा जी आपसे होगा कि बिटकॉइन की कीमत 2021 में रिकॉर्ड हाई पर चली गई थी, लेकिन पिछले साल इसमें भारी गिरावट आई। इस साल उसकी कीमत दोगुनी हो चुकी है और हाल के दिनों में इसमें खासी तेजी आई है। इसके पीछे यूएस से आई एक खबर बताई जा रही है, इसके बारे में थोड़ा सा आपसे समझना चाहेंगे। नमस्कार। ये जो आप बोल रहे हैं यूएस से खबर है, यूएस का खबर तो ईटीएफ है। इसके जी। बाद भी काफी सारे अलग चीजें हैं जिसके कारण अभी आप तेजी देख रहे हैं बिटकॉइन के प्राइस में। नंबर वन हाल्विंग है। हाल्विंग 2024 में आ रहा है, नेक्स्ट ईयर आ रहा है, जस्ट एक साल बाकी है। जी। दूसरी बात है ईटीएफ। ईटीएफ न्यूज है, एक जी। न्यूज है और उसकी कोई वास्तविकता अभी तक है नहीं। एसीसी कई बार इसको नकार चुकी है, लेकिन इस बार पॉजिटिविटी दिख रही है। उस बीच एक आप अगर देखेंगे, एक फेक न्यूज आया हुआ था जिसके बेसिस में वो एक रात में ही इसके ऊपर 18 to 20% ग्रोथ बिटकॉइन में देखा गया था। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म ग्रोथ के बारे में देखें, अगर आज देखें क्यों अभी सस्टेन करके वो प्राइस है इतना ग्रोथ के बाद भी, इसके पीछे डेफिनेटली ईटीएफ एक न्यूज है, हाल्विंग एक न्यूज है। उसके बाद तीसरा न्यूज है, जी। पेपाल ने ये बोला हुआ है कि मैं भी क्रिप्टो पेमेंट गेटवे लेके आ रहा हूं। जी। पेपाल बहुत ही बड़ा प्लेयर है पेमेंट हम्म। रेमिटेंस के फील्ड में। अगर वो क्रिप्टो पेमेंट गेटवे लेके आ रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी न्यूज है। ये तीनों कारण है जिसके वजह से आज के डेट में आप देख रहे हैं कि बिटकॉइन की प्राइस की बढ़ोतरी है। ईटीएफ सिर्फ जी। एक ही न्यूज नहीं है। जी, मिश्रा जी, दूसरे देशों में क्रिप्टो को मान्यता दी गई है, लेकिन भारत में अभी भी क्रिप्टो वैध है या अवैध है, इसी को लेकर डिबेट जारी है। ग्लोबल लेवल पर बड़े बड़े मंचों से सरकार इससे जुड़े रिस्क और इसके रेगुलेशन की अहमियत को बताती आई है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है कि भारत में इसके भविष्य को लेकर सरकार कोई बड़ा डंडा चलाने वाली है या इसमें कुछ बड़ा ब्रेक लग सकता है? देखिए, भारत इसके ऊपर जो आज के डेट में भारत में स्टाटस है कि इसके ऊपर तो टैक्स गवर्नमेंट ले रही है, लेकिन जी। दूसरे तरफ ये एनकरेज नहीं करना चाहती। भारत हम्म। सरकार क्रिप्टो को किसी भी तरीके से एनकरेज नहीं करना चाहती, ये भी हम्म। तय है। और वो पूरे इंटरनेशनल जो रुख है, अलग अलग देश इस चीज को कैसे देख रहे हैं, इंटरनेशनल संगठन इसको कैसे देख रहे हैं, उसके इंतजार में है। और जब हम्म। तक इंटरनेशनली हामी नहीं भरी जाएगी या मैक्सिमम देश मिलके कोई निर्णय नहीं लेंगे, तब तक भारत इसको आगे इसके बारे में विचार पॉजिटिवली नहीं करेगा। क्योंकि अगर आप देखें, कुछ दिन पहले ही हमारे गृह मंत्री जी। मेटावर्स के बारे में कुछ मंतव्य दिए थे, क्रिप्टो के हम्म। बारे में कुछ मंतव्य दिए थे। तो इससे तो साफ नजर आता है कि भारत अभी के टाइम में कोई मूड में नहीं है, कोई पॉजिटिव मूड में नहीं है कि कोई रेगुलेशन लेके आए। लेकिन जी। एक तरफ रेगुलेटेड नहीं है, दूसरे तरफ इस चीज को चलने दिया जाए और ऑब्जर्व किया जाए कल को क्या होगा। ये भी एक नीति वो बनाए हुए हैं, क्योंकि अगर पूरी तरीके से इसका द्वार बंद कर दिया जाए, ये कोई दौराहे नहीं कि क्रिप्टो वर्चुअल करेंसी भविष्य है। ये कोई जी। देश नकार नहीं रहा है और हमें भी नकारना नहीं चाहिए।
जी भारत सरकार ने क्रिप्टो ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ प्रोसेसेस को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत भी डाल दिया था। इसके बाद कहीं न कहीं लोगों में एक चिंता आ गई कि अगर वो क्रिप्टो एसेट क्लास में अगर वो जाते हैं और उसमें ट्रेडिंग में पड़ते हैं, तो शायद उनके पैसे ना डूब जाए। मनी लॉन्ड्रिंग एसेट को खरीदने के लिए पैसे की जरूरत होती है, वो चाहे वर्चुअल एसेट हो या वर्चुअल एसेट ना हो। मनी लॉन्ड्रिंग करने का वर्चुअल एसेट से अच्छा तरीका तो कोई है नहीं। अगर सरकार इसको पीएमएलए के अंडर लेके आती है, तो जी, देखिए, हवाला अभी एक सोर्स था, जो सोर्स को कहीं ना कहीं क्रिप्टो आने के बाद लोग हवाला से क्रिप्टो की तरफ चले गए हैं, ये कोई नकार नहीं सकता, सारे एजेंसीज को एक खबर है। तो जी। गवर्नमेंट अगर पीएमएलए के अंडर उसको लेके आई हुई है, बहुत अच्छा है। हुँ, लेकिन लोगों को डरने की बात नहीं है। अगर आप अपने एक्सचेंज के साथ, अपने देश में जो एक्सचेंज है उनके साथ डील कर रहे हो, आप प्रॉपर जी, केवाईसी रखते हो या प्रॉपर केवाईसी दिए हुए हो, गवर्नमेंट टैक्स लेती है, तो डरने की क्या बात है? उसमें डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, मनी लॉन्ड्रिंग की बात जब आती है, लोगों को डर लगता है, क्योंकि हाल फिलहाल मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड जो केसेस है, उसकी वृद्धि 4 गुना या 5 गुना हो चुकी है, क्योंकि एनफोर्समेंट एजेंसीज बहुत अच्छी तरीके से बहुत सारी चीजों को ट्रेस कर रही है। जी। चेनालिसिस की ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स के लेटेस्ट एडिशन में डेवलपिंग कंट्रीज़ की अगर बात करें तो उसमें क्रिप्टो एडॉप्शन के मामले में भारत का नाम सबसे ऊपर आया है। लेकिन उसके बाद भी इतना हम देख रहे हैं कि भारत में वो जो रेडिली एक्सेप्ट किया जा सकता था इस वर्चुअल डिजिटल एसेट को, इस क्लास को एक मान्यता दी जा सकती थी, वो सरकार की तरफ से नहीं दी जा रही है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि कब तक इसका रास्ता साफ हो पाएगा भारत में? कब भारत सरकार इसको भी मान्यता दे पाएगी, उसे एक कहते हैं ना वैध जो हुआ वैध एसेट क्लास के रूप में मान पाएगी? देखिए, चेन एनालिसिस भारत के बारे में जो बोले, भारत वर्ष आज के डेट में दुनिया का नंबर 1 पॉपुलेटेड कंट्री है, और वहां पर फाइनेंशियल अवेयरनेस की कमी, हमारे यहाँ पे फाइनेंशियल अवेयरनेस की कमी है, ये हमें मानना होगा। दूसरा, जी, हम बहुत ग्रीडी हैं। तीसरा, सबको रातों रात बड़ा बनना है, तो क्रिप्टो जी। अडॉप्शन तो बढ़ना ही बढ़ना है। हुँ, अब रही बात भारतवर्ष में सरकार इसको वैध बनाए, हमारे देश के ऊपर बहुत अलग अलग तरीके के खतरे हैं। इसको वैध बनाने से पहले उसकी पूरी जांच और पूरी पड़ताल करनी पड़ेगी, नियम बनाना पड़ेगा, और कभी भी क्रिप्टो करेंसी को कोई एक देश वैध नहीं बना सकता। इसको जी, असेट क्लास में लाने के लिए पूरे इंटरनेशनल सहमति की जरूरत है। नहीं तो ये एक मनी लॉन्ड्रिंग का जरिया, बहुत बड़ा जरिया बनेगा, जो कि अभी भी है। सरकार फिर भी आज उतनी सख्त नहीं है जितनी होनी चाहिए। भारत सरकार उतनी सख्त नहीं है, ये मानना पड़ेगा, और लोगों को भारत सरकार को सराहना चाहिए। उतनी सख्त जी। नहीं है। दूसरे तीसरे कंट्री में, यूरोप में जाइए, बहुत सख्त है। आप कहीं भी, आप मिडिल ईस्ट में चले जाइए, वहां पर भी काफी सख्त हैं। आप बैंक अकाउंट नहीं खोल सकते अगर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, बहुत तरीके की जी। वहां पर भी असुविधा है। हुँ, तो हाँ, भविष्य के बारे में देखा जाए, भारत सरकार को इसके बारे में पॉजिटिवली सोचना होगा। हम सबसे जी, यंग यंग पॉपुलेटेड कंट्री हैं, युवा हमारे देश में बहुत हैं, और वर्चुअल एसेट भविष्य है, इसको हम छोड़ नहीं सकते। सोचना पड़ेगा इसको कैसे रेगुलेटेड करें। नहीं तो हम पहले शुरू तो करें, एक छोटे छोटे जी। स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाएं, और उस वहां पर उसको लाइसेंस दे और रेगुलेट करके ये चीजें शुरू करें। जी G20 जैसे ग्लोबल मंचों से भी फाइनेंस मिनिस्टर कह चुकी हैं कि क्रिप्टो को लेकर सभी देशों को एक साथ मिलकर आना पड़ेगा क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का टेररिज्म का खतरा इससे बना हुआ रहता है। तो ऐसे में एक कॉमन जो प्लेटफॉर्म है, एक कॉमन रेगुलेशन बनाने की ज़रूरत है ताकि सभी देशों में वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को लाया जा सके और वो जो परेशानियां हैं, जो लूप होल्स है, उसे भी खत्म किया जा सके। यहाँ मेरा ये सवाल होगा कि जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि क्रिप्टो भारत में अनियमित यानी कि अनरेगुलेटेड है, लेकिन यूनियन बजट 2022 के अनुसार भारत सरकार ने क्रिप्टो करेंसी से बेनिफिट पर 30% टैक्स और सोर्स पर 1% टैक्स कटौती की घोषणा की थी। हालांकि इंडिया अगर रॉ ट्रांजैक्शन वॉल्यूम के टर्म्स में अगर हम देखें तो दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो मार्केट है। तो ऐसे में एक तरफ इस पे रेगुलेशन की भी बात हो रही है, इस पे रोक भी लगाई जा रही है, दूसरी तरफ सरकार इससे टैक्स भी वसूल रही है। तो इसे इस पूरी प्रक्रिया को आप कितना सही मानते हैं? देखिए, ये क्रिप्टो की बात तो हम अभी कर रहे हैं,
हम गैम्बलिंग की बात करें, जी। उसमें भी अच्छी खासी टैक्स हमारी सरकार लेती है, लेकिन वो वैध नहीं है। वैध नहीं है। कहीं उसके लिए अलग अलग स्टेट में नियम है, लेकिन गैम्बलिंग हमारे कंट्री में वैध नहीं है। रही बात जी। क्रिप्टो की, जो टैक्स ली जा रही है, मैं तो ये मानता हूं डिस्करेज करने के लिए, लोगों को, आम आदमी को क्रिप्टो से दूर रखने के लिए ये टैक्स इंट्रोडक्शन किया गया है। हाँ, उसके साथ साथ जो लोग बहुत सारे क्रिप्टो में डीलिंग करते जी। हैं, उनको तो टैक्स भरना पड़ेगा, और 30% अभी भर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये एनकरेज करने के लिए नहीं, डिस्करेज करने के लिए ही, चाहे वो पीएमएलए हो या टैक्स इंट्रोडक्शन हो, और दैट टू जी। 30% वाली टैक्स इंट्रोडक्शन हो। ये तो यही है, इनडायरेक्टली सरकार ये बोलना चाहती है, हम आपके साथ नहीं हैं, बट हाँ, हम आपको बंद नहीं कर रहे हैं, इसका आप खैर मानिए। ये सिचुएशन है भारत में क्रिप्टो का। जी। पिछले साल दिसंबर की अगर बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक ने देश की पहली डिजिटल करेंसी ई-रुपी को भी लॉन्च किया था। इसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर आप कितने कॉन्फिडेंट हैं और क्या ये स्ट्रैटेजी क्रिप्टो के रिस्क से लोगों को बचाने में कामयाब हो पाएगी? देखिए, ये जो भारत सरकार लेके आई है, या हर एक कंट्री लेके आ रही है, सेंट्रलाइज्ड जी। ई वो बैंकिंग डिजिटल करेंसी लेके आ रहे हैं। डिजिटल करेंसी और हुँ। वर्चुअल करेंसी दो अलग अलग चीजें। हुँ, हुँ। डिजिटल करेंसी अलग चीज है और वर्चुअल करेंसी अलग चीज है। डिजिटल जी, करेंसी अगेन आरबीआई उसको रेगुलेट करेगी, बिल्कुल। आरबीआई उसको देखेगी, और वो हुँ। हमेशा कंट्रोल्ड ही रहेगा। वर्चुअल जी, करेंसी के नियम अलग है, और वो ओपन पब्लिक चेन है। अब जब उसको प्राइवेट पब्लिक चेन कर दिया जाएगा, फिर वो डिजिटल करेंसी के तरह ही काम देगा। सो वो क्रिप्टो करेंसी के साथ उसका कोई तुलना भी नहीं है, वो अलग चीज है, और डिजिटल करेंसी एक अलग चीज है। डिजिटल करेंसी तो ये हो गया कि आप आज कार्ड यूज कर रहे हो, अपना वीजा जी। मास्टर कार्ड यूज कर रहे हो, उसको भी हुँ, आप हुँ। डिजिटल करेंसी मान सकते हो, जिसके अंदर आप डिजिट को ही एक जगह से दूसरे जगह को ट्रांसफर कर रहे हो। दैट इज डिजिटल करेंसी। करेंसी विच कैन बी ट्रांसफर्ड भाया डिजिट इज ए डिजिटल करेंसी। सो वो कोई बड़ी बात नहीं है, और वर्चुअल करेंसी के साथ उसका कोई लेन देन नहीं है। जी। क्योंकि आपके पास बहुत सारे लोग ऐसे भी आते होंगे जो क्रिप्टो करेंसी से और के बारे में जानकारी लेना चाहते होंगे या कोई उससे रिलेटेड जो मुश्किल में फंसे होंगे। तो ऐसे में कोई अगर आपके पास कोई ऐसा केस हो जो आपको याद हो या बहुत इंटरेस्टिंग कोई आपने केस स्टडी की हो जो वर्चुअल डिजिटल एसेट से रिलेटेड हो, वो हमारे दर्शकों को अगर शेयर कर सके। देखिए, भारतवर्ष में जो केसेस आते हैं, वहां पर तो वर्चुअल असेट, क्रिप्टो रिलेटेड कोई सही प्रोजेक्ट कोई नहीं चलाता। वो सारे मल्टी लेवल मार्केटिंग और पोंजी रिलेटेड क्रिप्टो करेंसी चलाते हैं। जी। हमारे पास ऐसे कई अभी भी केस हैं, और केस आते भी हैं, जो रिलेटेड होता है, वो सारे के सारे एमएलएम रिलेटेड ही होता है। आप जी। हमारे ये कॉइन खरीद लीजिए, हुँ, और हुँ। वो कॉइन 100 गुना बढ़ जाएगा। वो सारे गूगल से कॉपी करते हुए व्हाइट पेपर बनाते हैं, जिसमें जैसे जी। प्रोस्पेक्टस रहता है वैसे व्हाइट पेपर रहता है। अब हमारे लोग उसको पढ़ते हैं, और उनको ये समझ में नहीं आता। उनको ये बता दिया जाता है, देखिए मेरा नाम है एम कॉइन, और एम हुँ। कॉइन के साथ देखिए बिटकॉइन कितना बढ़ रहा है, उसके साथ जी। कंपैरिजन देते हैं, तो लोग बिटकॉइन को देख के एम कॉइन खरीद लेते हैं, और करोड़ों में नुकसान होता है। अब पहले पहले तो एक तरफ ज्यादा होता था, आज के डेट में पूरे चारों ओर भारतवर्ष में, साउथ हो, जी। नॉर्थ हो, पहला क्रिप्टो करेंसी वाला फ्रॉड जो सामने आया था इंडिया में, वो दिल्ली से थी। गेन बिटकॉइन, सब लोग जी। जानते हैं। अब उस तरीके से, अब पहले आया था आईसीओ आता था, अब आ रहा है हुँ। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस रिलेटेड क्राइम। सो बहुत सारे जी। हैं, मैं किसी को पर्टिकुलर नाम नहीं लेना चाहूंगा किसी केस का, बट हाँ, जी। इंडिया हुँ, में हुँ। वर्चुअल एसेट से रिलेटेड कोई अच्छी प्रोजेक्ट 100 में से एक भी नहीं है। 0.001% है जिनको टेक्नोलॉजी समझ में है। सारे के सारे एमएलएम और पोंजी स्कैम्स चलाते हैं, लोगों को झूठ बोल के सेल करते हैं, और जितने, अगर आप देखेंगे, जितने क्रिप्टो हुँ, हुँ। करेंसी वाले कंपनी इंडिया में चलते हैं, जी। 99% ऑफ देम, उनके ओनर सारे एमएलएम कंपनी चला चुके हैं, जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के ऊपर
जैसे आप सुने होंगे शारदा कांड, पीएसीएल, उन्हीं के जी लोग, उन्हीं के तरीके के एमएलएम के लोग ये सारा काम करते हैं। सो इंडिया में वर्चुअल एसेट वाली जो यूजर हैं, वो यूजर भी अवेयर नहीं है। तो इस तरीके जी से अगर मुझे माने, मेरी एक्सपीरियंस तो इसमें, हम तो काफी दिनों से यही काम कर रहे हैं, बट किसी पर्टिकुलर आदमी का नाम ना लेते हुए मैं बोलूंगा कि वहां पर वर्चुअल एसेट के नाम पे एमएलएम पॉन्जी स्कैम होता है। जी कोई सही प्रोजेक्ट हमारे देश में अभी तक बहुत कम है, बहुत जी कम है, इसका और जो मतलब अच्छे है थे वो कि बाहर चले गए हैं। जी, इसका मतलब है कि भारत में जागरूकता की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, ताकि जो लोग इस एसेट क्लास के बारे में अगर नहीं जानते हैं, उनको कोई बता सके और तभी वो अपने जो मेहनत की कमाई है वो इसमें इन्वेस्ट करे, क्योंकि ऐसे में अगर वो पॉन्जी स्कीम्स में फंसेंगे तो उनके पैसे भी डूब जाएंगे। और एक जो ओवरऑल जो इस एसेट क्लास के बारे में लोगों के मन में जो धारणा बनती जा रही है कि इसमें पैसे या तो बनेंगे या तो पूरे के पूरे डूब जाएंगे, तो वो थोड़ी सी समझदारी लोगों में भी बढ़ेगी। इस तरह के केसेस कम होंगे तो क्रिप्टो एज एन एसेट क्लास लोग समझ पाएंगे। और जैसा कि आप भी बात कर रहे थे, हम भी जानते हैं कि इसे कहीं ना कहीं रेगुलेशन की तो काफी ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि इसमें कहीं ना लूप्स और लूप होल्स तो हैं ही, तो इससे जो क्राइम का खतरा है वो भी बढ़ जाता है। मिश्रा जी, आप हमारे साथ जुड़े हुए थे, हमारे व्यूअर्स को क्रिप्टो करेंसी और उससे जुड़े हुए नियमों के बारे में आपने बताया, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। अगर आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही बिजनेस जगत की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिज तक।